प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल सालनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से आपके बीच हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ, एक नए प्रकरण के साथ। विद्यार्थियों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में किन किन विद्वानों ने क्रम के अनुसार कौन कौन से हिंदी साहित्य इतिहास विषयक ग्रंथ लिखे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अध्ययन करेंगे गारसा दतासी और मौलवी करीमुद्दीन के पश्चात किन विद्वानों ने, किन लेखकों ने हिंदी साहित्य इतिहास विषयक ग्रंथ लिखा है। इस कड़ी में विद्यार्थियों, पहला नाम गारसा दतासी का आता है, फिर मौलवी करीमुद्दीन का आता है, उसके बाद तीसरे पायदान पर महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल ने हिंदी भाषा साहित्य से संबंधित जो इतिहास ग्रंथ लिखा है उसका नाम है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह नाम से महेश दत्त शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास विषयक ग्रंथ लिखा और ये लिखा 1873 ईस्वी में। कब लिखा? 1873 ईस्वी में। विद्यार्थियों, इसको नोट करते चलेंगे आप। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न के रूप में आपके सम्मुख प्रश्न पत्र में दिखेंगे, इसलिए ऐसे बिंदुओं को आपको एक नोटबुक में नोट करते चलना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप पुनः उसका अध्ययन कर सकें। वैसे ये वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, यूट्यूब पर ये आपको अपलोड मिलेगा। तो महेश दत्त शुक्ल ने तीसरे विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में, किस भाषा में? हिंदी भाषा में। इसके पहले के विद्वानों ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है वो फ्रेंच भाषा में और उर्दू भाषा में लिखा है, लेकिन हिंदी भाषा में पहली बार महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह नाम से, किस नाम से? भाषा काव्य संग्रह नाम से 1873 ईस्वी में हिंदी साहित्य इतिहास विषयक ग्रंथ लिखा। और विद्यार्थियों, यह ग्रंथ जो है प्रकाशित हुआ नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा। ये प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि महेश दत्त शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास विषयक ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन किस प्रेस के द्वारा हुआ या कहाँ हुआ? तो आप लिखेंगे नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा हुआ। कब हुआ? 1873 ईस्वी में हुआ। इनके ग्रंथ का नाम भाषा काव्य संग्रह है और ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास विषयक प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा भाषा काव्य संग्रह। विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पर शिव सिंह सेंगर का नाम आता है। शिव सिंह सेंगर चौथे नंबर पर हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में आते हैं। इन्होंने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा। किस नाम से लिखा? शिव सिंह सरोज नाम से लिखा। याद रहे, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से, आपको याद हो जाएगा आसानी से। शिव सिंह सरोज किसने लिखा है? आपको एक ट्रिक पकड़ लेनी है कि शिव सिंह इसमें है तो शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य इतिहास विषयक ग्रंथ लिखा है। परीक्षा में अगर आ जाए कि निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में कौन सा इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर का है, तो आप देख रहे हैं यहाँ शिव सिंह है और यहाँ भी शिव सिंह है, तो शिव सिंह सरोज अगर आपको मिले तो आप जान लीजिएगा यही उत्तर सही है। तो शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में, विद्यार्थियों, कब? 1883 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा करवाया। इसके ऊपर भी हमने
ये देखा कि भाषा काव्य संग्रह का भी प्रकाशन कहाँ से हुआ, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ, और शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ का प्रकाशन भी कहाँ से हुआ, नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा हुआ। कब हुआ, 1883 ईस्वी में। लेकिन विद्वानों ने जो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन है, विद्वानों ने इस पर आपत्ति जताई है। तमाम विद्वान अपने अपने तरह से इस ग्रंथ के प्रकाशन को लेकर के, इसके समय को लेकर के अपनी राय व्यक्त की है। इसमें यह विचारणीय बिंदु है, आपको इस पर ध्यान केंद्रित करना है। एकाग्र भाव से शांत चित्त होकर के यदि आप वीडियो का अवलोकन करेंगे तो निश्चित ही एक बार ही वीडियो देख लेने में मेरा विश्वास है कि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ याद हो जाएगा, मस्तिष्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी ऐसा विषय है, यदि आप एकाग्र भाव से शांति और आनंद के साथ बैठ करके अगर इस वीडियो का अवलोकन करेंगे, इस संपूर्ण जानकारी को एक बार देख लेंगे तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन समय है वो ये ग्रंथ लिखा। इसका प्रकाशन समय 1883 ईस्वी नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा हुआ। लेकिन कुछ विद्वानों ने ये माना है कि ये 1883 ईस्वी में प्रकाशन जो हुआ है ये एथेंटिक नहीं है। अब इसमें डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का एक वक्तव्य आप ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ये कह रहे हैं कि शिव सिंह सरोज का जो प्रथम संस्करण है वो 1878 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। यानी इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि शिव सिंह सरोज 2 संस्करण में है। कितने संस्करण में है? 2 संस्करण में है। शिव सिंह सरोज 2 संस्करण में है और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार इसका प्रथम संस्करण जो है वो 1878 ईस्वी में ही प्रकाशित हो चुका था। यानी 1878 ईस्वी में ही प्रथम संस्करण का प्रकाशन हो गया था और ये 1883 में दूसरा संस्करण इसका प्रकाशित हुआ। यानी 1883 ईस्वी में इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1883 ईस्वी में प्रथम संस्करण प्रकाशित होना मानते हैं। प्रकाशित होना मानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब इन सन पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। 1883 ईस्वी में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि इस ग्रंथ का द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ था, जबकि प्रथम संस्करण 1878 ईस्वी में। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस ग्रंथ के प्रथम संस्करण को 1883 ईस्वी मानते हैं। तो विद्यार्थियों, इस पर इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन डॉक्टर राम कुमार वर्मा कब मानते हैं, कब स्वीकारते हैं? तो आप लिखेंगे 1883 ईस्वी में। और यही अब पूछ लिया जाएगा कि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो आप 1878 ईस्वी बताएंगे। तो ये ध्यान देने की बात है। विद्यार्थियों, अगला बिंदु इस ग्रंथ से जुड़ा हुआ ये है कि इस इतिहास ग्रंथ में 1003 कवियों को, कितने कवियों को? 1003 कवियों को सम्मिलित किया गया है। उनके जीवन वृत्त का उल्लेख है, यानी परिचयात्मक विवरण है। परिचयात्मक विवरण, उनका जीवन परिचय दिया गया है। कितने कवियों का? 1003 कवियों का। और यहां ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इन 1003 कवियों में से 838 कवियों की रचनाओं पर भी चर्चा की गई है। यानी 1003 कवि
कुल कवि कितने सम्मिलित हैं? 1003, और 1003 कवियों का जीवन वृत्त है, यानी परिचयात्मक विवरण दिया गया है। और इन्हीं 1003 कवियों में से ही 838 कवियों की रचनाओं के बारे में भी चर्चा की गई है, उनके बारे में भी जिक्र किया गया है, तो अभी आपको ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु ये है कि इस पूर्ववर्ती जो इतिहासकार इतिहास ग्रंथ लिखे हैं उनमें भी काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। यह बात शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ में भी लागू होती है। इस ग्रंथ में भी काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। तो ये जो मुख्य बातें हैं इनको आपको अच्छे से अपने मस्तिष्क में बिठा लेना है, ताकि आप सही सवालों के जो है जवाब दे सकें। विद्यार्थियों, अब 5वें नंबर पर जॉर्ज ए ग्रियर्सन यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नाम से लिखा। यानी 5वें नंबर पर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और यह भी पाश्चात्य विचारक हैं। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नाम से 1888 ईस्वी में एक हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ लिखा, और इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान हिंदी साहित्य इतिहास विषयक ग्रंथ, जिसका लेखन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया, और ये 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई। किस रूप में? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई, और 1889 ईस्वी में ये स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुई। तो ये दोनों ईस्वी सन पर आप ध्यान देंगे, यानी 1888 और 1889। एशियाटिक सोसाइटी, आप यहां आपको ध्यान ये देना है कि यहीं से आप भ्रमित होंगे। सवालों के जवाब जो परीक्षाओं में गलत हो जाते हैं, थोड़ा सा घुमा देने पर प्रश्न आप भ्रम में पड़ जाते हैं और प्रश्नों का सही जवाब नहीं दे पाते हैं। यही स्थिति यहां भी होगी। अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में अगर प्रश्न में पूछा गया तो 1888 ईस्वी में है, और कहीं ये पूछ लिया गया कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में कब प्रकाशित हुआ, तो आपको 1889 ईस्वी उत्तर में लिखना है, न कि 1888 ईस्वी। तो ये ध्यान देना है, 1888 ईस्वी में जब प्रकाशित हुई थी तो यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी, लेकिन स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इसका अगर प्रकाशन हुआ तो यह 1889 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। अब विद्यार्थियों, इस ग्रंथ के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिन पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, क्रमवार एक एक बिंदु हम देखते चलेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया ये इतिहास ग्रंथ सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। एक प्रश्न तो ये बन गया कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है, तो आपका उत्तर होगा विद्यार्थियों, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को माना जाता है।
पहली बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से पहली बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये क्या है? भाषाएं हैं। ये प्राचीन आर्य भाषाएं हैं। प्राचीन आर्य भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृत, इनका भाषा की दृष्टि से और अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया। यानी ये जो सबका मिला जुला स्वरूप था, संस्कृत, पाल, प्राकृत, अरबी, फारसी और उर्दू का, जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार भाषा के स्तर पर क्षेत्र निर्धारण किया। संस्कृत का अलग किया, पाली का अलग किया, प्राकृत का अलग किया और अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू का अलग किया। और इस आधार पर पहली बार इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जब से मैं बार बार कहता हूं कि जब से टीजीटी की परीक्षा से साक्षात्कार इंटरव्यू हटा लिया गया है, तब से विद्यार्थियों ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जिन पर आपकी दृष्टि नहीं जाती है, जिसको आप ये समझते हैं कि ये तो बहुत सरल प्रश्न है या इस तरह के प्रश्न पूछे ही नहीं जाएंगे। तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे जिन पर आपकी दृष्टि अगर गई भी रहती है तो आप उसको बस ऐसे सरसरे नजर से बस देख लेते हैं, उस पर गंभीर दृष्टि नहीं डालते हैं। तो इसलिए गंभीर दृष्टि डालने की जरूरत है। अब प्रश्न पूछ लेगा कि हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, पाली, प्राकृत और अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक करके किस इतिहास ग्रंथ में वर्णन किया गया है? तो आप द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसका लेखन किया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये उत्तर देंगे। तो इस पर पहली बार आप दृष्टि डालिए। पहली बार देखिए, पहली बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये तीनों प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इनका अलग अलग क्षेत्र निर्धारण किया। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसमें किया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में किया। और फिर अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू को भी पृथक पृथक करके, अलग अलग करके हिंदी साहित्य के अपने इतिहास ग्रंथ में इनका विवरण प्रस्तुत किया है। अगला बिंदु है, काल विभाजन एवं नामकरण का प्रथम प्रयास किया गया है किस ग्रंथ में? इसी जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में। विद्यार्थियों ध्यान देना, पहली बार यह भी है, पहली बार आपने देखा कि संस्कृत, पाल, प्राकृत, अरबी, फारसी, इन सब का अलग अलग विवेचन अगर कहीं मिलता है तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में मिलता है। और पहली बार यदि काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया, पहली बार जिस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास के काल को विभाजित किया गया और प्रत्येक काल का एक नाम दिया गया, ये काम प्रारंभ किया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का पहली बार काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया है। तो आपको याद रहना चाहिए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यार्थियों कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इस ग्रंथ में 952 कवियों को सम्मिलित किया है। कितने कवियों को सम्मिलित किया है? 952 कवियों को सम्मिलित किया है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और
अक्सर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर बात की जाए जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को सम्मिलित किया गया है पाठ्यक्रम में, उसमें यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग किसने कहा था। तो भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग कहा था किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और यह 16वीं 17वीं शताब्दी में जब काल विभाजन इन्होंने किया, काल विभाजन किया और भक्ति काल के संदर्भ में ढेर सारी बातें इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखी। उन्हीं बातों में इनकी एक बात ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वक्तव्य, ये कथन इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन्होंने कहा कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को सबसे पहले किस विद्वान ने स्वर्ण युग कहा? तो आपका उत्तर होगा कि भक्ति काल में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को सर्वप्रथम अगर स्वर्ण युग किसी ने कहा तो यह स्वर्ण युग कहने का जो श्रेय जाता है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को जाता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो इस ग्रंथ से संबंधित है और ये अंतिम बिंदु है आज की कक्षा का, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जिस तरह से डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य इतिहास विषयक ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था, उसी तरह से जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का, चूंकि यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में है। एक पॉइंट ये भी आपको याद रखना है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान किस भाषा में लिखा गया है? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। अंग्रेजी भाषा से डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसे हिंदी भाषा में अनुदित किया और किस नाम से अनुदित किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 ईस्वी में इसे अनुदित किया। तो भी आपको याद रखना है कि गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद किया था डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इन्होंने क्यों कहा, इसको भी आप जानेंगे, क्योंकि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इसे ही माना जाता है। इसीलिए किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 ईस्वी में इस ग्रंथ का अनुवाद किया। तो विद्यार्थियों, यह संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। जो भी सुझाव आपके हों वह भी कमेंट के माध्यम से मुझ तक संप्रेषित कीजिए। विद्यार्थियों, शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा चैनल से आप जुड़िए और लोगों को जोड़िए, अधिक से अधिक ज्ञानार्जन कीजिए और आपका जो अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य की आप प्राप्ति कीजिए। यही विद्या की देवी माँ सरस्वती से मेरी विनती है, मेरा निवेदन है कि वह आप सबकी मनोकामना की पूर्ति करें। आप जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंदी, जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत।